नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में लास्ट क्लास में मैंने आपको एक डेरिवेशन कराया था रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है, एट द इंटरफेस या एट द बाउंड्री ऑफ टू डाइलेक्ट्रिक्स। तो वो क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से समझ के तैयार कर लिया होगा। आइए इसके बाद हम आज के लेक्चर में फ्रेस्नेल की समीकरण पढ़ते हैं। तो हेडिंग डालो फ्रेस्नेल्स इक्वेशंस, ठीक है जी। देखो फ्रेस्नेल की इक्वेशन जो है वो 4 है, 2 हम एक साथ करेंगे और 2 बाकी की एक साथ करेंगे। तो आज हम जो बाकी पहली 2 इक्वेशन करेंगे उसमें एक कंडीशन लेके चलेंगे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लेन ऑफ इंसिडेंट लाइट के कैसा है, ठीक है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो पहली हेडिंग इसके अंदर ये फर्स्ट केस क्या हो जाएगा कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस। प्लेन ऑफ इंसिडेंस का मतलब है इंसिडेंट रे जिस प्लेन में लाई करती है उस प्लेन को कहते हैं प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। आपतित किरण जिस तल पर होती है उसे तल को आप क्या कहते हैं, प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। हिंदी में देख लेना आपतन तल कहेंगे शायद। और इलेक्ट्रिक फील्ड उसके कैसा है, परपेंडिकुलर। तो ये फर्स्ट केस है आपका, ठीक है जी। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। कल मैंने डायग्राम मतलब उस लेक्चर में आपको बता दिया था किस तरीके से लेना है, ठीक है जी। तो वही डायग्राम यूज कर लेंगे। इस तरीके से मैंने आपको बताया था। ये हम क्या ले रहे हैं, इंटरफेस, ठीक है जी। ये हमारा इंटरफेस है, ठीक है, जो इस तरीके से लाई करता है। और इस एक्सिस पर ये वाली एक्सिस मैंने क्या ली थी, आपको याद होना चाहिए, जेड एक्सिस। ये वाली मैंने एक्सिस कौन सी ली थी, एक्स। और वाई एक्सिस है बाहर की तरफ। तो इंटरफेस है ना, वाई और एक्स प्लेन में लाई करता है, एक्स वाई प्लेन में लाई करता है इंटरफेस। तो यहाँ जेड बराबर क्या लिखा था, 0। याद है ना आपको, वही बातें हैं सब, है ना। तो उस डेरिवेशन को समझने के बाद ये डेरिवेशन समझना थोड़ा आसान है। और इधर से आपने देखा था एक इंसिडेंट रे आकर, है ना, गिर रही थी, इंसिडेंट रे इसे मैंने कहा। अब तो नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझते ही हैं। और इधर से एक रे क्या हो रही थी, रिफ्लेक्ट हो रही थी, है ना। रिफ्लेक्ट मतलब परावर्तित। और एक रे यहाँ से ट्रांसमिटेड हो रही थी, जिसे आप ट्रांसमिटेड रे कह सकते हो या क्या कह सकते हो, परावर्तित, वो अपवर्तित कह सकते हो, रिफ्रैक्टेड, है ना, ठीक है जी। और मैंने बताया था इसके लिए प्रोपोगेशन कांस्टेंट कितना माना था आपने, वेक्टर k1, संचरण नियतांक इसके लिए कितना माना था, वेक्टर k1 डैश, और इसके लिए कितना माना था, वेक्टर k2, ठीक है जी। और आपको याद होना चाहिए यहाँ पर जो एंगल माना था, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण, वो θ1 माना था। यहाँ पर जो एंगल माना था वो θ1 डैश माना था, जिसे आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कह सकते हो, परावर्तन कोण। और ये था आपका θ2, जिसे आप अपवर्तन कोण यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या एंगल ऑफ ट्रांसमिशन भी कह सकते हो। इस तरीके से ये डायग्राम आपका बना हुआ है, ठीक है जी। तो इतना डायग्राम तो सेम है बिल्कुल। अब नई चीज, तो थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ये लेक्चर थोड़ा कल हो नहीं पाया। आइए आज इसे आगे कंटिन्यू करते हैं वहाँ से बाद ही। तो मैंने आपको बताया था कि ये डायग्राम जो है आपके सामने, ये यहाँ तक तो बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है जी। तो बिल्कुल सेम रहेगा यहाँ तक, और इसके बाद की कुछ चीज़ें इसमें अलग होंगी। इतना डायग्राम तो मैंने इससे पहले वाले डेरिवेशन में आपको बता दिया था। इसके बाद जो चीज़ें अलग होंगी वो देखो ये इंसिडेंट वेव है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड वेव है, और वो आपकी ट्रांसमिटेड वेव है, ठीक है जी। तो इंसिडेंट वेव के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसे आप वेक्टर E1 मान लेंगे, और रिफ्लेक्टेड वेव के साथ जो
अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे आप वेक्टर E1 डैश मान लेंगे और इसे आप वेक्टर E2 मान लेंगे, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ इंसिडेंस के। तो प्लेन ऑफ इंसिडेंस तो यही है जो व्हाइट बोर्ड का प्लेन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा लेना है, परपेंडिकुलर। तो ये जो प्लेन है ये वाला व्हाइट बोर्ड का प्लेन, ये कौन सा है, प्लेन ऑफ इंसिडेंस, और इसके कैसे लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर। तो मान रहा हूँ मैं कि इस प्लेन के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो अंदर की ओर है तो परपेंडिकुलर ही, देख लो चाहे आप। तो इस तरीके से है ना, इस तरीके से मैं दर्शा रहा हूँ, ठीक है जी, डॉट से अंदर की ओर है, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इस तरीके से है, तो प्लेन ऑफ इंसिडेंस का कैसा है, परपेंडिकुलर, ठीक है जी। और इसके लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड मान रहा हूँ वेक्टर E1 इंसिडेंट रे के लिए। इसी प्रकार किसके लिए, E1 डैश मानेंगे रिफ्लेक्टेड रे के लिए, रिफ्लेक्टिव वेव के लिए। और इसी प्रकार यहाँ पर वेक्टर E2 हो जाएगा किसके लिए, ट्रांसमिटेड या रिफ्रैक्टेड रे के लिए, ठीक है जी। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। आपको पता है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो आपने पढ़ी है ना। देखो इस तरीके से होता है, जैसे डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन ये है, तरंग संचरण की दिशा। तो एक एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और एक एक्सिस पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन इस तरफ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड मान लो, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड भी बी रहता है वैसे तो, लेकिन डेरिवेशन हम एच के टर्म में करेंगे। बी और एच में रिलेशन आप जानते हो है ना, म्यू बराबर होता है बी अपॉन एच, ठीक है जी, बी अपॉन एच, ठीक है। म्यू नोट भी हो सकता है, परमेबिलिटी कहते हैं इसे, फ्री स्पेस की भी हो सकती है, किसी मीडियम की भी हो सकती है। तो ये वेक्टर एच हो जाएगा और H1 कहेंगे, ठीक है। E1 क्योंकि कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड को आप क्या कहेंगे, वेक्टर H1, ठीक है जी। मैग्नेटाइजिंग फील्ड चुंबकन क्षेत्र कहते हैं, ऐसे इसका देखो, ठीक है जी। अब समझ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इसके परपेंडिकुलर है, और डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन आगे की तरफ है, तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ऐसे यहाँ पे वेक्टर H1 डैश, और ऐसे यहाँ पर, ठीक है जी, कैसा होगा, वेक्टर H2। क्लियर है। तो ये सब मैंने कंपोनेंट्स बना दिए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के भी और मैग्नेटिक फील्ड के भी। आइए देख लेते हैं इसके बाद। देखो लैंग्वेज तो वही बेसिक है कि भाई दो मीडियम है, एक बाउंड्री है, लेट अस कंसीडर ए प्लेन बाउंड्री या एक प्लेन इंटरफेस विच सेपरेट्स टू मीडियम, टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जो दो डाइलेक्ट्रिक मीडियम को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। दो है ना, डाइलेक्ट्रिक को कहते हैं परावैद्युत माध्यम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम को, है ना। तो दो परावैद्युत माध्यम को ये बाउंड्री क्या कर रही है, सीमा है ना, अलग अलग कर रही है। देखो पहला मीडियम ये है, सेकंड मीडियम ये है, फर्स्ट और सेकंड मीडियम, ठीक है। पहले मीडियम में जो एप्सिलॉन 1 है वो परमिटिविटी है। दूसरे मीडियम की परमिटिविटी कितनी मानो, एप्सिलॉन 2 परमिटिविटी यानी विद्युतशीलता, और परमेबिलिटी पहले मीडियम की μ1 और दूसरे मीडियम की μ2, ठीक है जी। यही सब बातें बेसिक रहेंगी लैंग्वेज में तो, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशंस क्या क्या होती है मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, फिर भी मैं लिख देता हूँ। क्या होती है, वेक्टर E1 बराबर होता है वेक्टर E01 e की पावर I, वेक्टर K1 डॉट वेक्टर R माइनस ω1 t, ठीक है जी। इसी प्रकार वेक्टर E1 डैश तो आ जाएगा वेक्टर E01 डैश e की पावर I K1 डैश डॉट वेक्टर R माइनस ω1 डैश t, और ये वेक्टर E2 बराबर आ जाएगा E02
वेक्टर ई नोट टू e की पावर i k2 डॉट वेक्टर r माइनस ओमेगा टू टी। ठीक है, ये इक्वेशन कैसे आई ये भी मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, कोई नई बात नहीं है। मेन चीज़ बस ये तीनों थे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों के माने और उसी के परपेंडिकुलर तीनों के मैग्नेटिक फील्ड माने हैं। इसमें आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर बस क्या करना है, बाउंड्री कंडीशन लगानी है। तो फ्रॉम बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन तो मैंने पिछले वाले डेरिवेशन में भी यूज की थी। बाउंड्री कंडीशन है ना ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, तो मैंने बताया था कि टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है ना कंटिन्यूस रहते हैं अक्रॉस द बाउंड्री। ठीक है जी, यानी वेक्टर E1t बराबर था वेक्टर E2t। 1 का मतलब फर्स्ट मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड के टेंजेंशियल कंपोनेंट बराबर रहेंगे सेकंड मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड के टेंजेंशियल कंपोनेंट्स के। टेंजेंशियल कंपोनेंट्स को कहते हैं हिंदी में, टेंजेंशियल का मतलब होता है स्पर्श रेखीय और कंपोनेंट्स यानी घटक, स्पर्श रेखीय घटक। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के पहले माध्यम में और दूसरे माध्यम में दोनों कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे। यही क्या है, बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन की लैंग्वेज आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में जब यूज किया था बाउंड्री कंडीशन का तो मैंने इसकी लैंग्वेज बोली थी। ठीक है जी, देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर E1 भाई पहले मीडियम में दो हैं, एक तो वेक्टर E1 है, दूसरा वेक्टर E1 डैश है, तो दोनों का सम हो जाएगा और T बाहर रहेगा। T4 टेंजेंशियल कंपोनेंट लेना है ना, वेक्टर E2 T है ना, T4 टेंजेंशियल। ठीक है जी, E1 की वैल्यू रख दो, ये रही। E2 की E01 की E क्या है ये E1 डैश की रख दो और E2 की रख दो, सबकी वैल्यू रख दो। देखो E1 की रखो वेक्टर E01 e की पावर i k1 डॉट वेक्टर r माइनस ओमेगा 1t प्लस वेक्टर E1 डैश की वैल्यू रखो e की पावर i k1 डैश डॉट वेक्टर r माइनस ओमेगा 1 डैश इंटू टी। ठीक है जी, बाहर क्या है t और इधर E2 की वैल्यू रखो E02 है ना, वेक्टर में e की पावर i k2 डॉट वेक्टर r माइनस ओमेगा 2t। ठीक है जी, बाहर तो t रहेगा, T4 टेंजेंशियल। ठीक है जी, आपको पता है एक बात मैं पहले ही प्रूफ कर चुका हूं कि ये जो कंपोनेंट्स हैं ये वाले ये सारे बराबर रहेंगे। पिछले डेरिवेशन में प्रूफ कर चुका हूं ना, ये सारे कंपोनेंट्स है ना, ये पोजीशन वाला भी और ये टाइम वाला भी सब कैसे होंगे, बराबर। टाइम वाले कंपोनेंट बराबर होंगे तो फ्रीक्वेंसी बराबर होती है। ये दोनों बातें मैं प्रूफ कर चुका हूँ लास्ट डेरिवेशन में। तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी नहीं जब इन तीनों को बराबर रखोगे तो इसका मतलब सिर्फ क्या बचेगा, वेक्टर E01 है ना प्लस वेक्टर E01 डैश का टेंजेंशियल कंपोनेंट बराबर होगा वेक्टर E02 के टेंजेंशियल कंपोनेंट के बराबर। ठीक है जी, बाकी ये तीनों टर्म जब बराबर हैं सब इनके मतलब पावर बराबर हो जाएगी तो फिर ये तो दोनों तरफ से है ना कैंसिल हो जाएगी टर्म। क्लियर है, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी, देखो इसके बाद इसे इक्वेशन डाल लो है ना, या एक बात सुन लो, टेंजेंशियल कंपोनेंट लेना है इसका भी और इसका भी और इसका भी। तो एक बात बताओ, टेंजेंशियल कंपोनेंट किसे कहते हैं, यानी जो पैरेलल रहता है कंपोनेंट उसे तो कहते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट का मतलब पैरेलल कंपोनेंट। तो पैरेलल किसके, बाउंड्री के, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन है। तो यानी वे कंपोनेंट लेने हैं E01 का भी, E01 डैश का भी, E02 का भी जो बाउंड्री के पैरेलल है। ठीक है, तो आप खुद देख के बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर को है यहाँ इस पॉइंट पे अंदर की तरफ, बाउंड्री ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो ये तो ऑलरेडी पैरेलल है। देखो खुद, ये तो पहले से ही पैरेलल है, तो इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालना नहीं पड़ेगा, बल्कि ये खुद ही क्या है
टेंजेंशियल कंपोनेंट है, ठीक है, क्योंकि पहले से ही वो बाउंड्री की कैसा है, पैरेलल, ठीक है। तो इसमें से टेंजेंशियल कंपोनेंट निकाल के कुछ अलग नहीं आएगा, बल्कि जो है वो ऑलरेडी खुद ही क्या है, टेंजेंशियल कंपोनेंट है, ठीक है, स्पर्श रेखीय घटक है, ठीक है। तो इसे आप टेंजेंशियल कंपोनेंट के बाद भी ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि ये खुद का ही क्या है, मतलब खुद ही क्या है ये टेंजेंशियल कंपोनेंट, क्योंकि इस तरीके से है ना, ऐसे, और प्लेन भी ऐसे ही है। तो प्लेन का कैसा है, देखो प्लेन का कैसा है, पैरेलल। ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? इसके बाद देखो, ठीक है, इनकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सेम तरीके से बाउंड्री कंडीशन अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए लगाएंगे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड कह रहे हो, एच कह रहे हो तो, और इक्वेशन भी मैग्नेटाइजिंग फील्ड के लिए जहाँ जहाँ ई है ना वहाँ एच आ जाएगा और कुछ नहीं बदलेगा, ठीक है जी। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, देखो मैं यही चेंज कर देता हूँ, जहाँ जहाँ ई है वहाँ क्या आ जाएगा, एच। मैग्नेटाइजिंग फील्ड के लिए करें तो, है ना। देखो इक्वेशन यही हो जाएगी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह बाउंड्री कंडीशन किसके लिए लगाओ, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के लिए, ठीक है जी। तो यहाँ इलेक्ट्रिक की जगह मैग्नेटाइजिंग फील्ड आ जाएगा। यहाँ बताओ क्या आएगा, यहाँ जाएगा वेक्टर H1 और यहाँ जाएगा वेक्टर H1 डैश, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेक्टर H2, ठीक है जी। इसी प्रकार इन तीनों की वैल्यू रखोगे, ठीक है, वेक्टर H नोट 1 आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, H नोट 1 डैश, और यहाँ क्या आ जाएगा, H नोट 2, ठीक है। ये फिर दोबारा ऐसे करोगे, है ना, तो फिर यही बचेगा, H आ जाएगा बस यहाँ। और ये इक्वेशन की मुझे जरूरत पड़ सकती है तो मैं इधर लिख लेता हूँ, वेक्टर E नोट 1 प्लस वेक्टर E नोट 1 डैश बराबर है E नोट 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये बताओ इक्वेशन क्या आ जाएगी, H में आ जाएगी अब तो ये। लेकिन सुनो, जैसे उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट बिना कुछ करे ही निकल गया था, ऐसे H का नहीं निकलेगा। क्यों? H क्या है, H पैरेलल नहीं है किसके, बाउंड्री के। देखो कैसे भाई, वेक्टर ई तो अंदर की तरफ है और बाउंड्री प्लेन भी तो ऐसे ही है पूरा, और ये भी ऐसे है, तो पैरेलल था वेक्टर ई तो, है ना। लेकिन वेक्टर H, वेक्टर ई तो ऐसे है, वेक्टर H ऐसे है, ऐसे, और प्लेन ऐसे है, तो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं है। जब इसका वेक्टर H का टेंजेंशियल कंपोनेंट ऐसे आएगा, जो बाउंड्री के कैसा हो, प्लेन, ठीक है। क्लियर है? तो इसका मतलब इसका वेक्टर H1 का कौन सा कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, ये वाला, ये वाला, ठीक है। तो इसका मतलब है डायग्राम में थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ऐसे। ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये होगा टेंजेंशियल कंपोनेंट, क्योंकि देखो ये कंपोनेंट जो आएगा H1 का वो पैरेलल होगा इसके बाउंड्री के, ठीक है। तो ऐसी यहाँ पे डॉटेड लाइन आपको खींचनी है, ठीक है जी। क्लियर है? अब देखो एक बार बताओ, इसमें थोड़ा सा गैप कर लो, गैप कम है यहाँ, ठीक है। अब ठीक है, देखो मैंने एक बात बता रखी है आपको, किन्हीं दो लाइंस के बीच जितना एंगल है उनके परपेंडिकुलर्स के बीच भी उतना ही एंगल होता है। तो देखो इन दोनों लाइन के बीच एंगल है θ1 डैश, या पहले इसके लिए देखो, नीचे वाले के लिए, इन दोनों लाइन के बीच एंगल कितना है, θ1। तो देखो इस लाइन की परपेंडिकुलर, इस लाइन का परपेंडिकुलर ये है, और इस लाइन का परपेंडिकुलर ये है, ये पूरा यदि मिलाऊं तो इसके परपेंडिकुलर है ना। तो मैंने कहा किन्हीं दो लाइंस के बीच जितना एंगल उनके परपेंडिकुलर्स के बीच भी उतना ही एंगल। तो देखो इस लाइन का परपेंडिकुलर ये और इस लाइन का परपेंडिकुलर ये, तो यानी जब इन दोनों के बीच θ1 है तो इन दोनों के बीच में कितना होगा,
θ1, ठीक है जी। इसी प्रकार इनके बीच θ1 डैश है तो इनके बीच में कितना होगा एंगल θ1 डैश। यहाँ θ2 है तो यहाँ भी कितना होगा θ2, ठीक है। ये तो मैंने समझाने के लिए बना दिया था आगे तक कि आया समझ में। तो ये तीनों एंगल इनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी इसलिए मैंने बना दिया। अब इन एंगल्स की हेल्प से आप टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालेंगे, ठीक है। इनके ये जो आपको दिख रहे हैं H01, H01 डैश और H02। तो देखो टेंजेंशियल कंपोनेंट निकाल लेते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। देखो आपको एक बात पता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक में निकाल लो बाकी में निकल ही जाएंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, देखो यहाँ को मैं बड़ा सा बना के बताऊँ इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो है वेक्टर H1 और देखो यहाँ भी वेक्टर H1 का नहीं निकालना, H01 का निकालना है। तो ये क्या रहा होगा, यदि एम्पलीट्यूड में बात करें तो H01 रहा होगा। तो इसका ये वाला कितना आएगा, ये एंगल है θ1। तो भैया यहाँ से आप देखो खुद बताओ बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, ठीक है। ये तो बेस हो जाएगा, थोड़ा और आगे तक बढ़ा लो, ठीक है जी। तो ये क्या है, ये बेस और ये क्या है हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कोस थीटा। तो कोस θ1 कितना आ जाएगा, तो देखो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यानी कर्ण, कर्ण है ये H01 बराबर क्या आएगा कोस θ1। तो बेस बराबर कितना आया H01 कोस θ1, समझ गए। तो यानी ये कितना आ गया H01 कोस θ1, क्लियर है। तो यानी ये यही तो है, तो इसका मतलब ये आ गया, ये समझ गए कितना है। यहाँ पे मैं लिख लूँ, रेड से ही लिखूँ है ना। तो कितना आएगा ये H01 कोस θ1, क्लियर है, H01 कोस θ1, ठीक है। इससे ही तो मैंने बड़ा करके आपको बताया समझाने के लिए। तो ये आया H01 कोस θ1। इसी प्रकार ये बता दो, ये वाला कितना आएगा H01 डैश कोस θ1 डैश। इसी प्रकार ये बताओ H02 कोस θ2, ठीक है। तो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट आ गए, टेंजेंशियल स्पर्श रेखीय, क्योंकि बाउंड्री के कैसे पैरेलल, तो टेंजेंशियल ही तो निकाल लेते थे। इसके बाद वो जो इक्वेशन आई वहाँ तक तो आपने नोट कर लिया होगा, क्या आया मैं उसे लिख देता हूँ दोबारा। H01 है ना प्लस H01 डैश और इसका कौन सा कंपोनेंट टेंजेंशियल, और ये बराबर है H02 के टेंजेंशियल कंपोनेंट के बराबर है ना। तो देखो जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो आपने निकाल लिए हैं, ये रहे है ना तीनों। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट H01 का क्या है आपको मैंने बताया, ये वाला कितना है H01 कोस θ1, ठीक है। कितना है टेंजेंशियल, मतलब जो प्लेन के कैसा हो, इसके बाउंड्री कैसा हो पैरेलल, उसे टेंजेंशियल कहेंगे। तो इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या है, वेक्टर H01 कोस θ1, टेंजेंशियल कंपोनेंट लिख लिया इसका। इसका भी लिखो H01 डैश कोस θ1 डैश बराबर इसका क्या आएगा H02 कोस θ2, ठीक है। लेकिन देखो इनकी परस्पर डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक को प्लस ले लो एक को माइनस ले लो, ठीक है। मान लो इसे प्लस ले लिया तो इसे माइनस ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्लियर है, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट वहाँ लिखी है, सेकंड यहाँ लिखी है, दोनों से रिलेशन आपको बनाना है। तो रिलेशन कौन सा बताना है बनाना है तो मैं बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे आपके पास तीन चीज़ें हैं, एक तो है E01, एक है E01 डैश और एक है E02। देखो जब इन दोनों के बीच रिलेशन आप दोगे तो एक इक्वेशन बन के आएगी फ्रेजनेल की, और जब इसके और इसके बीच यानी इन दोनों के बीच रिलेशन दोगे तो दूसरी इक्वेशन बन के आएगी, ठीक है, समझ गए। तो वही फ्रेजनेल की इक्वेशंस होंगी। और इसी प्रकार की दो इक्वेशन आप तब बनाओगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा पैरेलल होगा प्लेन ऑफ इंसिडेंस के, ठीक है, समझ गए। चलो तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम, एक काम कर लेते हैं, हमें रिलेशन बनाना है
ई नोट 1 और ई नोट 1 डैश के बीच। ठीक है जी। तो देखो दोनों इक्वेशन आपको समझ में आई। एक रिलेशन होता है, मैं लिख लेता हूँ, वी नो दैट, उसे आपको याद रखना है, वेक्टर एच और वेक्टर ई के बीच होता है। तो वेक्टर एच बराबर होता है अंडर रूट एप्सिलॉन 1, है ना। या थोड़ी जगह की मुझे जरूरत पड़ेगी, मैं ये इक्वेशन जो है ना यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, वहाँ पे, और फिर मैं सारा बोर्ड इधर का यूज कर लूँगा। तो ये वाली इक्वेशन में यहाँ लिख लेता हूँ, वेक्टर एच नोट 1, ठीक है, कॉस थीटा 1 माइनस एच नोट 1 डैश कॉस थीटा 1 डैश, और बराबर में है एच नोट 2 कॉस थीटा 2। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन मैंने इधर लिख ली, तो मैं इधर से, है ना, यहाँ तक आपको सारा क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी। तो देखो वी नो दैट, हम जानते हैं एक रिलेशन होता है वेक्टर एच बराबर, वेक्टर एच और वेक्टर ई के बीच, एप्सिलॉन अंडर रूट में अपॉन म्यू और इनटू वेक्टर ई। यहाँ से आप बताओ मुझे वेक्टर एच नोट 1 क्या आएगा। 1 आ रहा है तो पहले मीडियम में तो एप्सिलॉन 1 है और ये म्यू 1 है, और ये हो जाएगा वेक्टर ई नोट 1। वेक्टर ई नोट 1 डैश क्या आएगा, फर्स्ट मीडियम में है तो 1 1 ही रहेगा ये तो, और ये ई नोट 1 डैश हो जाएगा। इसी प्रकार एच नोट 2 क्या आएगा, दूसरे मीडियम में है तो एप्सिलॉन 2 अपॉन म्यू 2, और ये जाएगा वेक्टर ई नोट 2। तीनों की वैल्यू आप सेकंड में पुट कर दो, सेकंड इम्प्लाइज। ठीक है, देखते जाओ। एच नोट 1 की वैल्यू रख रहे हैं सबसे पहले तो क्या है एच नोट 1 की वैल्यू, ये रही अंडर रूट म्यू 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 अपॉन म्यू 1, है ना, ई नोट 1। एच नोट 1 की वैल्यू रखी, और इनटू में क्या है कोस थीटा 1 माइनस उसकी वैल्यू रखो एच नोट 1 डैश की, ये रही। ठीक है, इनटू में क्या है कोस थीटा 1 डैश, और बराबर में क्या है एच नोट 2 की वैल्यू रखो, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ई नोट 1 और ई नोट 1 डैश के बीच रिलेशन बनाना है, तो ई नोट 2 को हटाना पड़ेगा। तो कहाँ से हटा दो, फ्रॉम फर्स्ट वो रही ई नोट 1 प्लस ई नोट 1 डैश बराबर कितना है ई नोट 2। तो ई नोट 2 की जगह ये रख दो यहाँ पे, तो देखियो ये तो सारा सेम रहेगा। ठीक है जी, सेम है बिल्कुल इधर, इस ये वाली साइड तो। ठीक है जी, वेक्टर ई नोट 2 की वैल्यू रख दो, ई नोट 1 प्लस वेक्टर ई नोट 1 डैश, और इनटू में है कोस थीटा 2। ई नोट 1 वाले एक साइड कर दो, ई नोट 2 वाले एक साइड, तो वेक्टर ई नोट 1 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा अंडर रूट एप्सिलॉन 1 अपॉन म्यू 1 कॉस थीटा 1। ठीक है, और एक ये रहा, ये इधर आएगा तो माइनस का आ जाएगा, है ना, और साथ में क्या है कोस थीटा 2। ई नोट 1 था वो बाहर आ गया इसके साथ, बराबर इधर कॉमन ले लो ई नोट 1 डैश, तो क्या बचेगा, ये बचा। ठीक है जी, और इधर वाला प्लस में आ जाएगा, है ना, प्लस अंडर रूट एप्सिलॉन 1 अपॉन म्यू 1, और इनटू में है कोस थीटा 1, ये डैश वाला बाहर आ गया। ठीक है, ई नोट 1 अपॉन ई नोट 1 डैश निकाल दो तो ये अपॉन में आएगा और ये इधर जाएगा। तो वेक्टर ई नोट 1 अपॉन
वेक्टर ई नोट वन डैश बराबर ई नोट वन है तो ऊपर तो यही रहेगा, वन वाले को पहले लिख दो, ठीक है, फिर इसे लिख लो टू वाले को, और अपॉन में ये सारा जाएगा। ठीक है जी, तो देखो रिलेशन आया किस किस के बीच, ई नोट वन और ई नोट वन डैश के बीच। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई फ्रेजनेल की। ठीक है, फ्रेजनेल की टोटल 4 इक्वेशन है, तो लिख देना इट इज द फ्रेजनेल फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपकी ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गई है। क्लियर है? तो इसी तरीके से आपको सेकंड इक्वेशन भी कर लेनी है। तो मैंने बताया फर्स्ट इक्वेशन कब मिली, जब ई नोट वन और ई नोट वन डैश के बीच आपको क्या मिला, रिलेशन मिला। ठीक है जी, तो इसे इसमें बहुत ध्यान रखना है आपको, ये कहीं डैश वगैरह छूट जाए, है ना, कहीं डैश छूटने की संभावना रह सकती है बस, है ना। बाकी ई नोट वन क्या है, ई नोट वन डैश क्या है, बस इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो किसी किसी बुक में क्या है, ई वन की जगह उन्होंने ई आई कह रखा, आई फॉर इंसिडेंस, है ना, इसे रिफ्लेक्शन कह रखा है, आर फॉर रिफ्लेक्शन, और उसे ट्रांसमिशन कह रखा है। ठीक है जी, हाँ देखो यहाँ डैश रह गया। ठीक है, तो ये डैश कहाँ जाएगा, ऊपर। क्लियर है? तो इस तरीके से, है ना, आप देख लेंगे, बाकी पीडीएफ नोट से मैच कर लेंगे, कहीं कुछ मान लो रह गया हो, क्योंकि अब चेक करेंगे तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरीके से अब दूसरी इक्वेशन कैसे आएगी, दूसरी इक्वेशन तब आएगी जब ई नोट वन और ई नोट टू के बीच आप रिलेशन, है ना, देंगे। तो इसके नीचे लिख देना इट इज़ द रिलेशन बिटवीन ई नोट वन एंड ई नोट वन डैश। ठीक है जी, तो इस तरीके का आपका रिलेशन मिल गया है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब क्या करो, इक्वेशन देखो सेकंड में क्या करा था आपने, वैल्यू रखी थी, सेकंड क्या, इसे एक काम करो, इसे भी इक्वेशन डाल दो आप, ये थर्ड इक्वेशन है। तो थर्ड इक्वेशन में आपने ये काम करा था, यही वाला काम करना है, तो यहाँ से चेंज कर रहा हूँ बस। ठीक है, यहाँ तक सेम है। इसके बाद देखो थर्ड इक्वेशन को दोबारा वो सेकंड इक्वेशन को नहीं उठाना, अब थर्ड को उठाना है दोबारा। यहाँ तक तो हमने कर लिया, तो मैं ऊपर का भी रफ कर रहा हूँ। देखो ठीक है जी, थर्ड इक्वेशन को दोबारा उठा लिया, तो आप क्या करेंगे, थर्ड इम्प्लाइज करेंगे, थर्ड को दोबारा लिख लेंगे, और ये जो है फर्स्ट से, यहाँ से इस बार वन और टू में रिलेशन लाना है ना, तो डैश वाली टर्म गायब करनी पड़ेगी। तो बताओ ई नोट वन डैश क्या आएगा, ई नोट टू माइनस ई नोट वन, यहाँ रख दो। तो एप्सिलॉन वन अपॉन म्यू वन, ई नोट वन तो ऐसे रहेगा, कोस थीटा वन माइनस इसकी वैल्यू रख दो, ये तो ऐसे रहेगा, ई नोट वन की वैल्यू रखो, क्या आएगा, वेक्टर ई नोट टू माइनस ई नोट वन माइनस, है ना, करके कोस थीटा वन डैश ऐसी, ये ऐसी रखो, ठीक है जी। बताओ जी कोई दिक्कत, तो मल्टीप्लाई कर दो, या एक काम करो, वन वन वाले एक साथ, टू टू वाले एक साथ, तो वन वन वाले एक साथ ले लो। तो एक तो ये है पूरा कोस थीटा वन, ठीक है जी, वन वाला एक साथ, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला ना, ये वन तो बाहर आ गया, कोस थीटा वन डैश। ठीक है जी, वन वन वाले एक साथ ले लिए, टू टू वाले एक साथ, तो ई नोट टू कॉमन ले लो, क्या बचेगा, ये बचा सारा, और देखो ये माइनस में है, इधर आके प्लस पहुंचेगा,
है ना, ई नोट 2 बाहर आया, क्या बचा सिर्फ कोस थीटा 1 डैश। ठीक है, ई नोट 1 अपॉन ई नोट 2 निकाल दो, जैसे पहले ई नोट 1 अपॉन ई नोट 1 डैश निकाला था ना, ई नोट 1 अपॉन ई नोट 2, तो वो तो ऊपर रहेगा। ठीक है, चाहो तो इसे पहले लिख लो, इसे बाद में लिख दो। और ये वाला अपॉन पहुंचेगा। है ना, ये तो ऐसे ही क्रम में लिख लो। ठीक है जी, इस तरीके से ये मिल गई आपको। थोड़ा सा किसी किसी बुक में आगे और सॉल्व कर देता है, तो मैं भी कर देता हूँ। चलो देखो क्या करता है, आप जानते हो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है थीटा 1 वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है ना, एंगल आई बराबर एंगल आर। तो थीटा 1 डैश की जगह आप थीटा 1 रख सकते हो। ठीक है, तो आपका एक और रिलेशन आ जाएगा, ई नोट 1 अपॉन ई नोट 2, डैश की जगह 1 रख दो बस। cos थीटा 1 प्लस ठीक है जी, यहाँ डैश था, थीटा 1 डैश की जगह थीटा 1 रख दो, यहाँ भी रख दो। थीटा 1 रखोगे तो ये टर्म दोनों सेम हो जाएगी, तो 2 हो जाएगा, ये डायरेक्ट कर दो cos थीटा 1। ठीक है जी, क्लियर है। तो इस तरीके से ये फ्रेजनेल की सेकंड इक्वेशन है। ठीक है जी, यहाँ तक आप नोट कीजिए। ठीक है जी, तो देखो अब ये डेरिवेशन यदि आपने अच्छे से समझ लिया है तो मैं उस डेरिवेशन को करूँगा जिसमें इसका सेकंड केस है कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इज परपेंडिकुलर की जगह क्या आ जाएगा, प्लेन आ जाएगा बस। ठीक है जी, प्लेन नहीं पैरेलल, परपेंडिकुलर की जगह क्या आएगा, पैरेलल। तो हेडिंग हो जाएगी आपकी व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल। तो बस ये कर लो, सेकंड वाला यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, पैरेलल। और देखो मुझे और आपको भी अब ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जैसा इसमें करा आपने उसका जस्ट अपोजिट कर देना है बस। ठीक है, तो डायग्राम सबसे पहले देखते हैं। ठीक है जी, ये तो सब चीज़ें मैं रफ कर दूँ, है ना, तो ये आपने देख ली होंगी, अच्छे से कर ली होंगी। ठीक है, ये इक्वेशन वगैरह भी सब अलग आएंगी अब तो। हाँ, डायग्राम में देखो अलग होंगी चीज़ें, तो मैं डायग्राम में जो चीज़ें नहीं हैं वे रफ कर देता हूँ। ठीक है जी, ये चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है जी, बाकी देखो अब मुझे डायग्राम दोबारा समझाने की जरूरत है नहीं, इतना तो मैंने समझा ही रखा है। बस इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार कैसे लेना है, प्लेन ऑफ इंसिडेंस के पैरेलल लेना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल लेना है प्लेन ऑफ इंसिडेंस के। प्लेन ऑफ इंसिडेंस ये है व्हाइट बोर्ड का प्लेन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी प्लेन में लेना है ना। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पहले तो ऐसे था ना, प्लेन के कैसा था, प्लेन जैसे ये था, इंसिडेंस प्लेन है ना, प्लेन ऑफ इंसिडेंस, आपतन जो तल है पहले ये था, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ऐसे लिया था अंदर की तरफ, तो परपेंडिकुलर था पहले तो। अब प्लेन ऐसे है ना, ऐसे, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही लेना पड़ेगा, इसी प्लेन में, इसी प्लेन में। ठीक है, यानी इसके इस प्लेन के कैसा, पैरेलल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो बदल जाएंगे, पलट जाएंगे पिछले डेरिवेशन से। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ था, अब ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर की तरफ था।
और ये इलेक्ट्रिक फील्ड माना था, वो मैग्नेटिक फील्ड माना था, तो अब ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन में है या नहीं, प्लेन के पैरेलल है, ये सारा क्या है प्लेन, और ये भी ऐसे ही है, तो पैरेलल हो गया, ठीक है। और ये k1 तो है ही प्रोपोगेशन कांस्टेंट यहाँ का वेक्टर k1, ठीक है, ये बाद में बना लेंगे, चलो इनके तो ये वेक्टर h1 वेक्टर e1, ये क्या हो जाएगा वेक्टर h2, और ये हो जाएगा वेक्टर नहीं 2 नहीं वेक्टर h1 डैश, और ये वेक्टर e1 डैश, ठीक है। थीटा1 डैश सब सेम रहेगा, और ये हो जाएगा वेक्टर, ये क्या हो जाएगा वेक्टर h2, और ये हो जाएगा वेक्टर e2, ठीक है। ये क्या आएंगे, ये बाद की जब जरूरत पड़ेगी तब बनाएंगे, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, लैंग्वेज वगैरह सब चीज़ें। तो सबसे पहले आपको वही करना है, बाउंड्री कंडीशन लगानी है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, बाकी की लैंग्वेज सेम रहेगी, आप नोट्स में देख सकते हैं, पिछले डेरिवेशन की तरह बिल्कुल जो मैंने परपेंडिकुलर वाला था, ठीक है जी। देखो फ्रॉम बाउंड्री कंडीशन, किसके लिए, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बाउंड्री कंडीशन तो देखें, ये होगी आपकी वेक्टर e1t, ठीक है जी, बराबर क्या होता है वेक्टर e2t, ऐसे तो था, टेंजेंशियल कंपोनेंट सेम रहते हैं, और e1 में भी दो कंपोनेंट हैं, वेक्टर e1 और प्लस वेक्टर e1 डैश, इन दोनों के टेंजेंशियल कंपोनेंट है ना, वेक्टर e2t, e नोट वो इसकी वैल्यू रखो, इसकी रखो, वैल्यू रखी थी हमने तो आपको याद है, इन सब की वैल्यू वही है जो पिछले डेरिवेशन में थी, है ना, तो मैंने लिखी नहीं, आपको पता है वही है बार बार, e01 e की पावर i वेक्टर k1 डॉट वेक्टर r माइनस ω1t प्लस इसके रखो वेक्टर e01 e की पावर i, है ना। अब तो आप भी बोर हो जाओगे, देखो बार बार वही काम करना पड़ रहा है, तो आसान है फिर, है ना, एक बार कर लेते हैं ना कोई काम, और जब दोबारा करते हैं तो आसान हो जाता है, ω1 डैश, है ना t, और इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट, और इधर भी यहाँ डैश आएगा भाई, ठीक है, डैश का ध्यान रखो बस, डैश नहीं छूटना चाहिए, वेक्टर e02, ठीक है जी, और इस सारे का क्या लेना पड़ेगा टेंजेंशियल कंपोनेंट, तो बड़ा ब्रैकेट लगा लो, e की पावर i वेक्टर k2 डॉट r माइनस ω2t, और यहाँ t टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए, ठीक है। आपको फिर पता ही है ये सब टर्म कैसे हो जाएंगे बराबर, ठीक है जी, और भैया ω1 बराबर ω1 डैश बराबर ω2 सब बराबर हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा वेक्टर e01, ठीक है जी, और प्लस वेक्टर e01 डैश, इन दोनों का, बाकी तो सब कट के बाहर सेम हो जाएंगे, कट जाएंगे मतलब, और देखो e02 इसका भी क्या टेंजेंशियल कंपोनेंट, पिछले डेरिवेशन में टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, वो खुद ही टेंजेंशियल कंपोनेंट टेंजेंशियल था, वो पैरेलल था, है ना, किसके टेंजेंशियल कंपोनेंट या पैरेलल कंपोनेंट एक ही बात होता है, समांतर घटक भी कह सकते हो आप, है ना, स्पर्श रेखीय घटक को। तो पहले ऐसे था इलेक्ट्रिक फील्ड, और खुद ही पैरेलल था, खुद ही टेंजेंशियल था, तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन इस बार ऐसे नहीं है, इस बार ऐसे है जैसे मैग्नेटिक फील्ड था पिछले में, तो मैग्नेटिक फील्ड का जैसे निकाला था ना पिछली बार टेंजेंशियल, वो ऐसे निकाला था ये वाला, तो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना, जो टेंजेंशियल निकलेगा वो ऐसे ही निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड में निकाला था आपने, तो ये क्या आ जाएगा डायरेक्ट, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, क्या आएगा e01 cos θ1, ठीक है। ऐसे ये क्या आएगा भाई, यहाँ जहाँ पे पहले h था तो यहाँ h की टर्म में आ रहा था ना, ऐसे अब e की टर्म में हो जाएगा बस, और क्या, तो e01 डैश cos θ1 डैश,
ऐसे यहाँ बताओ ये वाला ई नोट 2 कॉस थीटा 2, ठीक है। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट ये हो जाएंगे, रखो इसकी वैल्यू ई नोट 1 है ना कोस थीटा 1, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस ले लो, ई नोट 1 डैश कोस थीटा 1 डैश बराबर इसकी ई नोट 2 कोस थीटा 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, पिछली बार की तरह ही हम चल रहे हैं, बस उसका क्या कर रहे हैं, जस्ट अपोजिट। ये बात समझ में आई आपको। अब इसी प्रकार बाउंड्री कंडीशन आप लगाएंगे किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं इसे रोक लेता हूँ, है ना। क्या आएगा, इधर लिख लेता हूँ मतलब, ठीक है जी। क्लियर है, तो ये आ गई आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब पिछले डेरिवेशन की तरह किसके लिए करेंगे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के लिए, H के लिए। तो यहाँ H आ जाएगा हर जगह, ठीक है जी। यहाँ भी क्या आएगा H, यहाँ भी क्या आएगा H, ठीक है जी। यहाँ E की जगह क्या आएगा H, E की जगह क्या आएगा H, और यहाँ भी H। ये सब सेम रहेगा बिल्कुल, H आ जाएगा, H आ जाएगा, H आ जाएगा, ठीक है। और इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी नहीं, क्यों, क्योंकि जो काम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था पिछले इक्वेशन में वो काम अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए हो जाएगा। समझ गए, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे है ना, तो और प्लेन ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही टेंजेंशियल है। मैग्नेटिक फील्ड वो खुद ही पैरेलल है बाउंड्री के, तो इसका मतलब टेंजेंशियल और है ना, खुद ही टेंजेंशियल है, तो डायरेक्ट यही आ जाएगा H नोट 1 डैश बराबर H नोट 2, ठीक है, खुद आ जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। इसे भी मैं लिख लूं, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इधर थोड़ी आवश्यकता है जगह की तो मैं सारा रफ कर देता हूँ, इक्वेशंस मैंने वहाँ लिख ली है। अब देखो इक्वेशन सेकंड में वैल्यू रखेंगे, ठीक है, कहाँ से, तो पिछली बार की तरह ही वो जो बताया मैंने रिलेशन H और E के बीच जो था, क्या था रिलेशन आपके लिए, है ना, नई बात नहीं है, आपको भी बताया था, लिखते ना वी नो दैट, है ना, ये होता है रिलेशन, बताया था ना अभी। तो यहां से बताओ मुझे खुद, H नोट 1 क्या आएगा, 1 आ जाएगा दोनों जगह, है ना। ऐसी H नोट 1 डैश क्या आएगा। अब तो देखो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ये काम बार बार वही तो कर रहे हैं जो पहले किया था। H नोट 2 क्या आएगा, इन तीनों की वैल्यू सेकंड में पुट कर दो, प्लस ये वाला बराबर H नोट 2 है, ये रखो, E नोट 2 है ना, देखो तीनों की वैल्यू रख दी। अब हमें पता है पहला रिलेशन लाना है E नोट 1 और E नोट 1 डैश में, तो E नोट 2 को हटाओ, E नोट 2 को हटाएंगे कहाँ से, यहाँ से, फर्स्ट से, है ना, तो फ्रॉम फर्स्ट। मैं आपको निकाल के बता दूं, फर्स्ट से क्या आएगा E नोट 2, ये कोस थीटा 2 दोनों के अलग अलग अपोन में लिख लो, ये कोस थीटा 2 इसके भी और इसके भी अपोन में आ जाएगा, तो डायरेक्ट रख दूं। देखो ये इधर की साइड ऐसी रहेगी, ये टर्म ऐसी रहेगी,
और ई नोट 2 की वैल्यू रखो, कहाँ से, वहाँ से फर्स्ट से, तो क्या आएगा, देखो ई नोट 1 क्या आएगा, कोस थीटा 2 अपॉन में जाएगा और इनटू में कोस थीटा 1 अपॉन कोस थीटा 2, बीच में माइनस ई नोट 1 डैश है ना, क्या आएगा, कोस थीटा 1 डैश अपॉन कोस थीटा 2, कोस थीटा 1 डैश अपॉन कोस थीटा 2। ठीक है, फर्स्ट से रखिए वैल्यू। अब तो तुम्हें पता ही 1 1 वाले एक साइड और 1 डैश वाले एक साइड, तो ई नोट 1 कॉमन लो, क्या बचेगा, ठीक है, ये हो गया। इधर देखो 1 वाला ये है, इधर आएगा माइनस में ये, और साथ में ये तो बाहर आ गया, ये बचा कोस थीटा 1 अपॉन कोस थीटा 2 बराबर ई नोट 1 डैश कॉमन लो। ठीक है जी, देखो ई नोट 1 डैश वाला एक तो ये है और एक है आपका ये वाला। ठीक है, हालांकि मैंने थोड़ा अपोजिट कर लिया ना, माइनस माइनस वाले एक साइड कर दें, मतलब माइनस वाले प्लस बना लें। देखो ई नोट 1 डैश कॉमन लो इधर, मतलब तो ये प्लस में है, ठीक है, और ये माइनस में है तो इसे इधर ले आओ प्लस, क्या बचा, अंडर रूट ये और इनटू में ये कोस थीटा 1 अपॉन कोस थीटा 2 बराबर। अब इधर ई नोट 1 कॉमन ले लो तो ये बचेगा, ये बचा और ये बचा, और ये 1 वाला ये रहा, इधर था प्लस, इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, बस अब तो आप रिलेशन निकाल दो, ई नोट 1 अपॉन ई नोट 1 डैश निकाल दो, चाहे ई नोट 1 डैश अपॉन ई नोट 1 निकाल लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो पहले की तरह करना चाह रहा हूं तो ई नोट 1 अपॉन ई नोट 1 डैश निकाल लो, तो ई नोट 1 अपॉन ई नोट 1 डैश। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये ऊपर रहेगा, तो ये लिख लो, और इनटू में क्या है ये कोस थीटा 1 अपॉन कोस थीटा 2। ठीक है जी, क्लियर है, ई नोट 1 अपॉन ई नोट 1 डैश, तो ये ऊपर रहेगा और ये जाएगा सारा नीचे। ठीक है जी, इस तरीके से रहेगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से आ तो गया, लेकिन एक बार मैच कर लेते हैं बुक में किस तरीके दे रखा है, यहाँ तक आप नोट कीजिए। ठीक है जी, यही दे रखा है बिल्कुल बुक में, लेकिन देखो फिर हमसे डैश छूट गया दोबारा, पिछली बार भी डैश छूटा था, कहाँ छूटा है, यहाँ डैश है ना, चलो तो ये ई नोट 1 के साथ वाला डैश यानी ये वाला डैश छूटा है। ठीक है जी, तो यानी यहाँ डैश है। ठीक है, इधर तो डैश है ही नहीं ई नोट 1 वाले के साथ, क्योंकि ई नोट 1 वाले के साथ हमने ये लिया। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये आपका आ गया है, इसे आप लिख देना, इट इज़ द थर्ड इक्वेशन ऑफ फ्रेजनल, है ना, ये इट इज़ फ्रेजनल थर्ड इक्वेशन। 4 इक्वेशन थी। अब देखो इसी प्रकार से आपको करना है, क्या करना है ना, इस इक्वेशन को डाल लो, है ना, इक्वेशन नंबर थर्ड को दोबारा उठा लो, है ना, थर्ड को दोबारा उठा लेंगे तो थर्ड एम्प्लाइज, मैं इसे रफ कर रहा हूं, देखो थर्ड को दोबारा उठा लेंगे तो ऊपर की भी जरूरत नहीं है, हालांकि चलो बाद में देखेंगे। तो थर्ड इक्वेशन में अब ई नोट 1 और ई नोट 2 के बीच रिलेशन देना है, तो ई नोट 1 डैश को हटाओ, कहाँ से हटाएंगे, फर्स्ट से, तो फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है जी, तो चलो निकाल के बता दूं मैं, यहाँ को वैल्यू थोड़ी सी है ना, ई नोट 1 डैश क्या आएगा भाई, देखो ई नोट 1 कोस थीटा 1
ठीक है जी, और वो उधर ले आओ माइनस में ई नोट 2 cos थीटा 2 बराबर क्या आएगा, ये इधर आ गई वो उधर पहुंच जाएगा, ई नोट 1 डैश cos थीटा 1 डैश। तो cos थीटा 1 डैश अब दोनों के अपोन में आ जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा ई नोट 1 है ना cos थीटा 1 अपोन cos थीटा 1 डैश माइनस ई नोट 2 इंटू cos थीटा 2 अपॉन cos थीटा 1 डैश बराबर आ जाएगा ई नोट 1 डैश। समझ गए, ये फर्स्ट से वैल्यू निकाल लिया आपने ई नोट 1 डैश की, यहाँ रख दो, थर्ड इम्प्लाइज कर दिया। ठीक है जी, थर्ड इक्वेशन लिख ली दोबारा, यहाँ वैल्यू रख दो। अब तो कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, करना क्या है, ई नोट 1 डैश की वैल्यू रख दो, ये रही लंबी चौड़ी है ना, cos थीटा 1 अपॉन cos थीटा 1 डैश माइनस ई नोट 2 cos थीटा 2 अपॉन cos थीटा 1 डैश, और ब्रैकेट बंद करो है ना, ये इंटू इसकी वैल्यू रखी बराबर में ये रहेगा। ठीक है, देख लो कितनी है ना, थोड़ा मेहनत करनी पड़ रही है इसके लिए। नोट 1 वाले एक साइड कर दो, नोट 2 वाले एक साइड, तो ई नोट 1 वाले एक साइड ले लो। देखो यहाँ से लिया तो ये कॉमन, ये है ना, ये तो कॉमन आ गया, ये बचा ई नोट 1 वाला एक ये रहा, तो प्लस एप्सिलॉन 1 अंडर रूट में अपॉन म्यू 1, और ये क्या है cos थीटा 1 अपॉन cos थीटा 1 डैश। ठीक है जी, एक साथ आगे ई नोट 2 दूसरी साइड ले जाओ ये वाला और कॉमन ले लो। ठीक है, कितना बचा, एक तो ये बचा, और ये माइनस वाला उधर जाएगा प्लस, तो प्लस और ये इंटू में cos थीटा 2 अपॉन cos थीटा 1 डैश। ठीक है जी, अब तो ई नोट 1 अपॉन ई नोट 2 निकाल दो। देखो तो ई नोट 1 अपॉन ई नोट 2, यानी ये तो रहेगा ऊपर, चाहो तो इसे पहले लिख लो 1 वाले को, प्लस अंडर रूट एप्सिलॉन 2 अपॉन म्यू 2 अपॉन ये सारा अपॉन में जाएगा, अंडर रूट एप्सिलॉन 1 अपॉन म्यू 1 प्लस अंडर रूट एप्सिलॉन 1 अपॉन म्यू 1 cos थीटा 1 अपॉन cos थीटा 1 डैश। ठीक है, ये आ गई है ना, चाहो तो इसे थोड़ा और आगे बढ़ा लो, ऐसी जैसे पहले बढ़ाया। रिफ्लेक्शन का लॉ है थीटा 1 डैश बराबर होता है थीटा 1, या थीटा 1 बराबर थीटा 1 डैश, तो थीटा 1 डैश की जगह थीटा 1 रख दो तो एक और बन जाएगी वेक्टर ई नोट 1 अपॉन वेक्टर ई नोट 2 बराबर थीटा 1 डैश की जगह थीटा 1 रख दो तो क्या आएगा cos थीटा 2 अपॉन cos थीटा 1 प्लस ये तो ऐसे रहेगा अपॉन में थीटा 1 डैश की जगह थीटा 1 रखो तो दोनों कट जाएंगे, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, तो बचे अब क्या बचेगा, बस ये है ना, डायरेक्ट कर दूं तो ये आ गई है ना। ठीक है, ये फ्रेजनेल की चौथी इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन है। तो इस तरीके से फ्रेजनेल की आपकी सारी इक्वेशन कंप्लीट होती हैं। ठीक है, क्लियर है। अब बस एक लेक्चर इसका रह रहा है, स्टोक्स लॉ और 2-3 न्यूमेरिकल कुछ करा के आपकी ये यूनिट और इसी के साथ आपकी बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।